ये बाकी लोग कहाँ हैं? सर मैसेज किया है, पता नहीं अब। जी, लास्ट टाइम हमने बात की थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की थी इनकी, और ये पेबल टू ऑर्डर क्या है और पेबल टू बियरर क्या है, ईज ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी है, होल्डर इन ड्यू कोर्स की हमने बात की थी, और फिर हमने कुछ प्रिजम्पशंस थी जो कि, और मेरा ख्याल है कि हमने बात प्रिजम्पशंस पे जाके और रोक दी। आज जो डिस्कस करना है हमने वो पार्टीज टू दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, और इसमें ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, अब ये उस किस्म के केसेस में होगा जिसमें, जैसे कि हमने डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था कि मेरी जगह ये बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करेगा, जो हमने डिफरेंट मोड्स पढ़े थे तो उधर भी उस, तो ये उससे ज़रा थोड़ा सा रिलेटेड है कि अगर ड्रॉई जो है वो पेमेंट ना कर सके तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट। ठीक है जी। तो द पर्सन हुज नेम इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रॉई टू बी रेफर्ड इन केस ऑफ नीड, अगर वो पे ना कर सके या वो कहे कि यार मेरे जगह पे जो है वो ये बंदा जो है वो पेमेंट कर देगा, और ये ड्रॉर को, ड्रॉर वो बंदा होता है जो कि जिसने, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी, ड्रॉर वो बंदा होता है जो कि उस इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट कर रहा होता है, क्रिएटर और मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम ड्रॉर कहते हैं, और ड्रॉई जो है ये वो बंदा है जो कि जिसके पास फाइनल पेमेंट की, जिसको सजेशन या जिसको कहा गया है कि आप पेमेंट करें फाइनल पेमेंट, उसको ड्रॉई कहेंगे। सर जो रिसीव करता है इस तरह भी तो कह सकते हैं ना। रिसीव यानी एक बंदा है जिसने खरीदो फरोख्त हुई हुई है आपस में आपकी, एक बंदे ने परचेज की हुई है, एक बंदे ने सेल की हुई है, तो जो सेल करने वाला है, आप जो परचेज करने वाला है
वो सेल करने वाले को कहे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट साइन कर लें और हम ये तय तो मैं कोई वो दोनों साइन कर लें, इसको हम करनी है और इस बंदे ने मुझसे पेमेंट वसूल करनी है। अब जो हमने, क्योंकि ये बात भी डिस्कस की हुई है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्रिएट या बनाए ही इसीलिए जाते हैं क्योंकि उसमें चीजें ट्रांसफर हो सकती हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकता हो, मेन मकसद ही ये होता है इसको क्रिएट करने का। तो अब अगर ट्रांसफर आपने किया है, करना चाहते हैं, तो ट्रांसफर वो कर सकता है जो कि मालिक हो उसका, और वो मालिक ड्रॉअर भी हो सकता है, वो मालिक वो बंदा भी हो सकता है जिसको वो चीज ट्रांसफर कर दी गई है, जिसको यहां पे उन्होंने इंडोर्सर कहा हुआ, जिसको वो ट्रांसफर कर दिया गया, इंडोर्स कर दिया गया, जिसके हक में आपने अपना क्लेम फोरफीट कर दिया है, छोड़ दिया है। तो या तो वो बंदा ड्रॉई से क्लेम कर सकता है अमाउंट जिसके बदले जिसके लिए आपने अपना क्लेम छोड़ा है, या वो बंदा क्लेम कर सकता है जिसने उसको क्रिएट किया था, उस इंस्ट्रूमेंट को, जिसको ड्रॉअर कह रहे हैं। तो क्योंकि हम ये बात हुई भी, और ये एक से ज्यादा बंदों को जो है ये जो भी है प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये एक से ज्यादा बंदे को ट्रांसफर किया जा सकता है। फाइनल लायबिलिटी ड्रॉई की ही होगी, जिस मर्जी बंदे को वो ट्रांसफर कर दिया जाए, फाइनल लायबिलिटी जो होगी, फाइनल लायबिलिटी ड्रॉई की होगी। ये पार्टी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने लगी। ड्रॉअर चेंज हो सकता है अगर वो उसको इंडोर्स कर दे, ट्रांसफर कर दे। जो जिसको इंडोर्स किया गया है वो आगे किसी को ट्रांसफर करना चाहे वो भी कर सकता है। अब ड्रॉई को जो बंदा भी उसके पास ये डॉक्यूमेंट लेके आएगा कि आप इसको पे कर दें, और उसके पास एक लीगल ट्रांसफर का सबूत होगा, उसको फिर उस बंदे को फिर आपको चीज ट्रांसफर करनी पड़ेगी, यानी पेमेंट करनी पड़ेगी ड्रॉई को। तो जैसे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है, इसी तरह एक्सेप्टर फॉर ऑनर है। व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस or for better security, and any person accepts it supra protest, or such person called an acceptor for honor। अब यहाँ पे इन्होंने काफी डिफरेंट जो लीगल टर्म्स हैं उनका इन्होंने जिक्र कर दिया है। नंबर 1 कि व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड, तो नोटेड का क्या मतलब है कि आप जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के बाद आप नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं ताकि इसको कानूनी हैसियत हासिल हो जाए। नोटरी पब्लिक वो बंदा है जो कि डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करता है कि हाँ जी दोनों पार्टीज जेन्युइन है, दोनों में सेल परचेज का मामला हुआ है, अमाउंट कंसिडरेशन भी बीच में है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट भी लीगल है, इसको हम अटेस्ट कर देते हैं, उसको नोटरी पब्लिक कहेंगे। और यहाँ पे वो हैज बिन नोटेड एक लफ्ज उसने लिखा, नोटेड से मुराद वो अंग्रेजी वाला नोटेड नहीं है कि हाँ भाई नोट कर लिया हमने,
नोटरी पब्लिक के पास जाके उसे स्टैंप करवा लेना इससे मुराद है। अब अगर तो पेमेंट होगी ड्यू डेट पे तो कोई मसला नहीं है, मेच्योरिटी डेट हम उसको कहते होते हैं। मेच्योरिटी डेट पे अगर तो जो कि ड्यू डेट है जिस पे पेमेंट जो है वो हो जानी चाहिए, अगर ड्यू डेट के ऊपर जो है वो या मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर जो क्योंकि ड्रॉई ने पेमेंट करनी थी, वो पार्टी तो कांस्टेंट थी, तो ड्रॉई को फिर यानी इस बात को लीगली इन्फोर्स करना कि ड्रॉई मस्ट मेक द पेमेंट। तो उस केस में ये प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस है। तो कि भाई इस बंदे ने पेमेंट करनी थी, इस बंदे ने पेमेंट नहीं की, अब ये मुझे लीगल तरीके से कोर्ट के थ्रू मुझे इसकी रिकवरी करवा के दी जाए। प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर प्रोटेस्टेड फॉर बेटर सिक्योरिटी है। एंड एनी पर्सन एक्सेप्ट्स इट सुप्रा प्रोटेस्ट और ऑनर ऑफ द ड्रॉर और एनी वन, और अगर उनके बिहाफ पे कोई बंदा इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, ड्रॉर के बिहाफ पे नोट करवा लेता है या ड्रॉर के बिहाफ पे प्रोटेस्ट करवाता है उसको, तो उसको एक्सेप्टर फॉर ऑनर कहेंगे। ऐसा बंदा जो कि ड्रॉर या इंडोर्सर्स के बिहाफ पे इधर नोटरी पब्लिक से उसको अटेस्ट करवा ले या उसको प्रोटेस्ट करवा ले फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर बेटर सिक्योरिटी, तो ऐसे बंदे को एक्सेप्टर फॉर ऑनर कहेंगे। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें पहली जो है वो द बिल मस्ट हैव बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर बेटर सिक्योरिटी। अब ये बड़ी जरूरी चीज है। अगर आपने उसको रजिस्टर ही नहीं करवाया हुआ, अगर आपने उसको अटेस्ट नहीं करवाया हुआ, अटेस्ट या प्रोटेस्ट, ये भी बाकायदा जाके आपको इस पे भी मोहर लगवानी पड़ती है। अगर वो डिफॉल्ट कर जाए, नॉन एक्सेप्टेंस हो जाए, तो इसको भी जाके और आपको वो करवानी पड़ती है, मोहर लगवानी पड़ती है। The acceptance for honor must be made with the consent of the holder. अब ये होल्डर का जो वर्ड यूज किया है ये उसने डिलिबरेटली यूज किया है, क्योंकि होल्डर कैन बी द ड्रॉर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और होल्डर कैन बी द इंडोर्सर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, whatever the case may be। तो अगर वो इजाजत दे रहे हैं तो उनकी इजाजत से ये काम कोई बंदा जो है वो कर सकता है। It must be written on the bill and it must indicate that it is an acceptance for honor of a party who is already liable on the bill। Endorsement हो तो भी, डिसऑनर हो, डिसऑनर मीन्स के उसने डिफॉल्ट कर दिया है, वो पेमेंट नहीं कर रहा, डिसऑनर हो तब भी, नोट करवाएं तब भी, प्रोटेस्ट करवाएं तब भी, हर केस में आपको इसको लीगल मीन्स यूज करते हुए इसको अटेस्ट करवाना पड़ेगा और ये फैक्ट लिखना पड़ेगा कि ये नोटरी पब्लिक से स्टैंप हो गई, नोटरी पब्लिक की अपनी स्टैंप हो गई, लगी हुई होगी। प्रोटेस्ट करवाया तब भी आप इस चीज को उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ये वाज़े तौर पे लिखा होना चाहिए कि भाई ये डिफॉल्ट या डिसऑनर हो गया।
ट्रांसफर हो तो ट्रांसफर भी जो है वो मेंशन करनी है, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर मेंशन करनी है किसके नाम पे ट्रांसफर होगी है। जो ड्रॉई है, ड्रॉई के जिम्मे तो सिर्फ पेमेंट करना है। जो भी पेमेंट उसके सामने लेके आ जाएगा, ड्रॉई को उस बंदे को पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये मेंशन हुआ हुआ होगा तो तभी ये काम हो सकता है, वरना ड्रॉई को क्या पता। ड्रॉई का तो जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट तो ये हुआ था कि वो ड्रॉर को पे करेगा, या ड्रॉर जिसको कह देगा तो उसको पे करेगा। तो अगर ड्रॉर ने बाकायदा तौर पे मेंशन किया हुआ होगा कि सपोज मोहम्मद अहमद रियाज साहब जो हैं, मोहम्मद अहमद रियाज साहब को पेमेंट कर दी जाए, अब ये मेंशन हुआ हुआ होगा बिल के ऊपर, तो ड्रॉई को पता लगेगा कि ठीक है, ये प्रॉपर मेथड से ट्रांसफर हुआ है और मुझे अब इस बंदे को पेमेंट करनी है। क्योंकि ड्रॉई के को उसको पेमेंट करके देनी पड़ेगी। अहमद रियाज साहब इतने नाराज हुए हैं इस बात से कि वो भाग ही गए हैं क्लास में से, यानी भाग मीन्स के उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। उनके नेटवर्क को मेरा ख्याल है ये बात शायद पसंद नहीं आई। तो यहां तक की कोई बात जो समझ में ना ना आई हो। अच्छा, अहमद रियाज साहब वापस आ गए। मोहम्मद हसनैन रशीद, यस सर। होल्डर एंड ड्यू कोर्स लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था हमने, क्या चीज होती है? सर पिछली क्लास में मैंने एंड पे ज्वाइन की थी क्लास। अच्छा, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद हुजैफा, प्रेजेंट सर। ये ड्रॉई इन केस ऑफ नीड क्या होता है? हफ्सा साजिद, हफ्सा साजिद, हफ्सा साजिद,
अच्छा जी, सॉरी, एक्सेप्टर फॉर ऑनर की बात हो रही थी और ड्रॉई इन नीड की बात हो रही थी। ड्रॉई इन नीड वो है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, कि अगर ड्रॉई बजाते खुद जिसने पेमेंट करनी थी वो अगर अपनी मर्जी से किसी को रेफर कर दे कि इन केस कि मैं पेमेंट ना कर सकूं या मुझे प्रॉब्लम हो तो मेरे बिहाफ पे ये बंदा कर देगा। और एक्सेप्टर फॉर ऑनर जो है वो ड्रॉर के केस में है कि अगर ड्रॉर ये बात करे कि ये जो बंदा है ये हमारे बिहाफ पे जो है वो इसको नोट भी करवा सकता है, प्रोटेस्ट भी करवा सकता है, और आपसे क्लेम कर सकता है कि आप अपनी कमिटमेंट को ऑनर करें। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एक्सेप्टर फॉर ऑनर है कि ऑन एक्सेप्टेंस the acceptor for honor takes exactly the same position as the party for whose honor he accepts. अब अगर वो उसने ड्रॉर के बिहाफ पे एक्सेप्ट किया है तो वो ड्रॉर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्रॉर की पोजीशन पे आ जाएगा। और अगर वो जो बिल था वो इंडोर्स हो चुका है तो इंडोर्समेंट के केस में एक्सेप्टर फॉर ऑनर जो है वो विल टेक द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन टू whom that negotiable instrument was endorsed. तो his rights and liabilities are the same, with the only difference that his liability is conditional and arises only after the bill is once more presented to the drawee for payment at maturity and has been dishonored, or noting or protesting has been done for such dishonor by non-payment. यानी इस केस में उसकी लायबिलिटी जो है वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर की जो है वो आ सकती है। अगर ड्रॉई जो है वो कर ले, डिसऑनर करे, नॉन पेमेंट या डिफॉल्ट का केस हो जाए ड्रॉई के केस में, तो जो एक्सेप्टर फॉर ऑनर है, अब लायबिलिटी इसकी है कि अब ये जो ओरिजिनल ड्रॉर है या जो इंडोर्सर है, ये उस इंडोर्सर को या जो ओरिजिनल ड्रॉर जो है उसको पेमेंट फिर जो है वो करके दे। The bill should be presented or forwarded to the acceptor for honor not later than the next day after the date of its maturity. अच्छा, ये जो डिसऑनर का जो काम होता है, until and unless someone is declared insolvent before maturity, वरना होता यूं है कि मेच्योरिटी डेट पे ही उनसे कांटेक्ट किया जाता है। मेच्योरिटी डेट के बाद 3 ग्रेस डेज दिए जाते हैं। Usually a bill of exchange is for 3 months. So after the end of the 3 months, you will contact drawee. After 3 months, a grace period of 3 days is allowed, and after that, drawee must make the payment. And if he defaults on the payment, then this case is considered as a dishonor. और यहाँ पे वो कह रही हैं कि the bill should be presented or forwarded to the acceptor for honor not later than the next day after the date of its maturity. Maturity date जैसे ही आए तो उसको जो acceptor for honor है उसको बिल दे दिया जाना चाहिए, वरना उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। अगर आप उसको बाद में दे रहे हैं, ग्रेस डेज गुजरने के भी बाद दे रहे हैं, और फिर आप उससे कह रहे हैं कि भाई अब आप यू मस्ट मेक द पेमेंट, तो फिर वो कहेगा कि यार आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, आपने तो मुझे बताया ही नहीं है।
और जो लीगल जो तरीका है वो ये है कि आपको मुझे 1 दिन के बाद ये चीज़ देनी चाहिए थी, आप मेरे पास 3 4 5 दिन के बाद आ रहे हैं, तो अब मेरी ये लायबिलिटी नहीं बनती है। और राइट ऑफ द एक्सेप्टर फॉर ऑनर ऑन पेमेंट on paying the bill, the acceptor for honor can sue the party for whose honor the bill is accepted. Once वो पेमेंट कर दे, वो फिर आगे कानूनी चाराजोई भी इख्तियार कर सकता है कि अब तो मैंने पेमेंट भी कर दी है। और पेमेंट फॉर ऑनर में जो जो चीज़ें, कंडीशंस या लोगों को जगाया जाए 1 मिनट के लिए, ये है ना एजाज? जी सर। एक्सेप्टर फॉर ऑनर और ड्रॉई इन केस ऑफ नीड में क्या डिफरेंस है? सर इन केस ऑफ नीड का वो जो ड्रॉ का था कि जो ड्रॉर जो बिल ड्रॉ करता है और वो अपनी मर्जी से जिसे चाहे ट्रांसफर कर सकता है। थोड़ा सा काम उल्टा नहीं हो गया? सर ड्रॉर का बता रही ना। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। सर जो इंस्ट्रूमेंट मेकर होता है, जो बिल ड्रॉ करता है, वही होता है ना। राजा अरसलान इंस्ट्रूमेंट है, वो तो ड्रॉर हो गया, जो ये कहता है कि हाँ ठीक है मैं पेमेंट कर दूंगा। तो एक्सेप्टर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द ड्रॉई। ड्रॉई इन राजा अरसलान साहब, अरसलान साहब नहीं है? तो हम हसीब अहमद। यस सर। हसीब अहमद, यस सर। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड क्या है? मैंने कहा ड्रॉई इन केस ऑफ नीड क्या चीज है? और जी नहीं पता। सर मैं बेसिकली ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी के साथ, वो लेक्चर थोड़ा सा हल्का फुल्का ही समझ आ रहा है मुझे। अच्छा, नैयर जमान, तो ये मुर्गा भी ड्राइव करते हुए आपके साथ ही चल रहा है? ये सर। सर हमारा फॉर्म होता है तो गाड़ी में आना जाना हमारा होता है इन चीजों का। अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा मुर्गे को साथ ही लेके चलते होते हैं? नहीं सर, मुर्गा नहीं है, चूजे हैं साथ। चूजे की बड़ी जबरदस्त आवाज थी यार। जी नैयर जमान साहब, सर ड्रॉई इन ड्राइव केस ऑफ, सर जिसके पास फाइनल पेमेंट की जाए। जिसके पास फाइनल पेमेंट की जाए, जी। ठीक हो गया। और तो ड्रॉई फिर क्या चीज है? अगर ड्रॉई इन केस ऑफ नीड जो है वो फाइनल पेमेंट वाला है, तो फिर ड्रॉई क्या चीज है?
और कोई भी नहीं लेक्चर सुन रहा। एक सर होते हैं निकम्मे, एक होते हैं महानिकम्मे, एक होते हैं निकम्मे अल्टीमेट, और एक उसके बाद भी को 50 स्टेजेस गुजरने के बाद लोग आते होते हैं, वो आप लोग हैं सारे। एक तो जितनी मजबूरियां मैंने इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को होती हुई देखी हैं, वो उतनी मैंने कहीं में भी नहीं देखी। और दूसरा, यानी जितनी माशाल्लाह गायब दिमाग लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो मैंने शायद ही कहीं आगे पीछे देखी। ड्राई इन केस ऑफ नीड वो है, वन मोर टाइम, ड्राई इन केस ऑफ नीड वो आदमी है जिसको ड्राई खुद सजेस्ट करे कि इन केस मैं पेमेंट ना कर सका तो मेरे बिहाफ पे ये पेमेंट कर देगा। ड्राई सजेस्ट करे, अल्फाज के ऊपर ही गौर कर लें तो बात जो है वो समझ में आ जाती है। ड्राई इन केस ऑफ नीड, इन केस ऑफ नीड है, रेगुलर उसकी जरूरत नहीं है, इन केस ऑफ नीड जरूरत सिर्फ पड़ेगी। अगर मेरी तरफ से कोई मसला हुआ तो ये बंदा है, ये मेरी कमिटमेंट को ऑनर कर देगा। और जो दूसरी बात की थी मैंने ब्रीफली, ये बाकी तो आपने माशाल्लाह याद नहीं रखनी चीजें, लेकिन एक्सेप्टर फॉर ऑनर जो है, ये वो बंदा है जो कि ड्रॉर के केस में, एक बंदा ड्रॉई की तरफ से भी लॉ ने गुंजाइश रखी हुई है एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉट इन अ वेरी स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड। इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं तो वो नॉट इन अ स्ट्रिक्ट सेंस, लेकिन एक श्योरिटी है कि अगर पेमेंट नहीं होती है तो एक बंदा है जो कि बैकअप के तौर पे मौजूद है, ड्रॉई का भी। और एक्सेप्टर फॉर ऑनर जो है, ये ड्रॉर के केस में है कि ड्रॉर के लिए आपने एक पार्टी ऐसी बैकअप के तौर पे है जो कि इन केस ड्रॉर, यानी ड्रॉर को कवर प्रोवाइड करेगा, ड्रॉर के बिहाफ पे एक्सेप्ट कर रहा है, ड्रॉर या इंडोर्सर जो भी होगा उनके बिहाफ पे एक्सेप्ट कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को या प्रोमिसरी नोट या जो भी हो, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और इन केस कि अगर ड्रॉई डिफॉल्ट कर जाता है, फिर ये जो बंदा है, ये बंदा आपको पेमेंट करके देगा। और फिर ये, फिर आगे ऑब्वियसली फिर ये क्लेम कर सकता है कि सू कर सकता है, वो जो हमने पढ़ा है, लेकिन उसमें फिर कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस भी हमने पढ़ी हैं। लेकिन आपको ये दो बातें ही याद नहीं हो रही हैं, तो बाकी बातें तो हम बाद में देखते हैं कि क्या है। एक दफा फिर से मैंने दोहरा दिया है, राजा अरसलान साहब अगर अभी भी नहीं बताते हैं तो फिर हम आज राजा अरसलान साहब की एब्सेंट लगा रहे हैं। जी राजा अरसलान साहब, जी सर। इन्होंने क्या बताया है? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड क्या चीज है?
यार कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। जी सर, वो आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है ना, वही इन केस ऑफ नीड वाला। हेलो जी जी, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। सर, वो मैंने माइक अनम्यूट किया था, वो दोबारा म्यूट हो गया था। मैं काफी देर से बोल रहा हूँ। तो उसका रोई इन केस ऑफ नीड का आपने, मेरी समझ में ये आया है कि अगर वो खुद नहीं होता तो उसने एक बंदा रखा होता है, मतलब सिलेक्ट, वो उसको ऑनरशिप को आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो कुछ ऐसा आपने बताया है, जो कमिटमेंट हुई होती है उसको आगे, मतलब वो अगर खुद मौजूद नहीं है तो वो दूसरा बंदा है, वो आगे उसको चला देगा। ठीक हो गया। और एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या है? सर वो मैंने वो पहले वाला से केयरफुली सुना था, लेकिन ये भी सुना था, लेकिन मेरे जहन में नहीं है। थोड़ा सा आप बता दें, मैं आगे कैरी ऑन करता हूँ। एक्सेप्टर फॉर ऑनर जैसे ड्राइंग इन केस ऑफ नीड में था हम्म। कि अ, वो उसके लिए एक बैकअप के तौर पे बंदा होगा। सर आपकी आवाज कट रही है। जी, मैंने कहा जैसे ड्रॉर इन नीड जो था, सॉरी ड्रॉई इन नीड जो था, वो जी सर, बैकअप के तौर पे बंदा था उसके लिए। काम करने। ड्रॉई के लिए बैकअप के तौर पे बंदा था। जी अब सर। इसी तरह अगर जो ड्रॉर के लिए जो बैकअप के तौर पे बंदा है, हम्म। जी सर। उसको ड्रॉर हम कहेंगे। उसको हम ड्रॉर कहेंगे। हाँ जी, एक्सेप्टर। एक्सेप्टेड। अच्छा जी। अच्छा जी, होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर भी हमने बात की हुई है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको बात याद नहीं होगी, तो आपके लिए जो है वो
बता दूं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स वो आदमी है जिसको अगर आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो आदमी है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो किसी से ट्रांसफ़र हुआ हो, मिला हो, एक ऐसे बंदे से उसको चीज़ ट्रांसफ़र हुई हो जो कि उसका राइटफुल ओनर नहीं था। ऐसा बंदा जो कि राइटफुल ओनर नहीं था और उससे बिल उसको ट्रांसफ़र हो जाता है और वो ये समझते हुए कि ये जो बंदा था जिसने मुझे चीज़ ट्रांसफ़र की है ये बंदा ही असल ओनर है, तो ऐसा बंदा जिसने वो ट्रांसफ़र करवा लिया है उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स कहेंगे। हाँ जी सर, अलग जगह आपको डिस्टर्ब करूं, बच्चे लाइक करते होंगे? नहीं, सॉरी। अच्छा, तो अब इसमें जो उन्होंने वो कहा हुआ है कि कंडीशंस टू बी होल्डर इन ड्यू कोर्स है कि ही मस्ट बी अ होल्डर। जो भी इंस्ट्रूमेंट है बेशक वो उसका हो क्या कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, जो भी हो, तो वो हो उसके पास, ट्रांसफ़र उसको हो चुका हो। पहली जो कंडीशन है इसमें वो ये है। और फिर कोई ना कोई जैसे वो लॉ के किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में जैसे वो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कंसिडरेशन जो है वो एग्रीमेंट का एक लाजमी जुज़ है, तो कंसिडरेशन बीच में लाजमी इन्वॉल्व होनी चाहिए एडिक्वेट किस्म की। मेच्योरिटी डेट से पहले इसको चीज़ ट्रांसफ़र हुई हो ऑब्वियसली, क्योंकि मेच्योरिटी डेट पे तो फिर उसको पेमेंट करनी पड़ जाएगी, तो फिर उसके बाद तो कोई फ़ायदा कोई रहता ही कोई नहीं है। तो मेच्योरिटी डेट से पहले उसको चीज़ ट्रांसफ़र हुई हो। और it is the duty of every person who takes a negotiable instrument to examine its form and contents thoroughly, for if it contains any material alteration which has not been confirmed by the drawer through his signature, or it is incomplete, the drawer name is missing or not properly stamped, तो उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कबूल नहीं करना चाहिए जब चीज़ कंप्लीट ही नहीं है और वो ठीक ही नहीं है। और अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो अब अगर वो कुछ क्लेम अपना करना चाहता है तो वो क्लेम नहीं कर सकता। और फिर वो जो ज़रूरी चीज़ है वो होल्डर इन गुड फेथ है कि उस तक वो उसने ये समझते हुए इन गुड फेथ कि यार ये जो बंदा मुझे जो चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है ये चीज़ इसी की होगी, मैंने तो यही समझते हुए तमाम कंडीशंस मैंने अपने बिहाफ पे चेक की थी। तो अपने बिहाफ पे जब मैंने चेक की तो मुझे जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक लगा। तो ऐसे केस में अगर उसको इंस्ट्रूमेंट ठीक लगा है तो फिर ऐसे केस में, और वो ये समझ भी रहा था कि भाई ये बंदा ठीक है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स तभी बनेगा। A person should take the instrument without any negligence on his part and in good faith, without having any reason to believe that any defect existed in the title of the transferor, जो हमने बात बार बार की भी कि जो ट्रांसफरर है उसके टाइटल में कोई मसला था, उसको इस बात का पता नहीं था, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर ऑब्वियसली वो ऑर्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो बन जाएगा। ये टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हैं इसमें ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, बियरर इंस्ट्रूमेंट है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, टाइम इंस्ट्रूमेंट है। अब जो
ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, अगर तो बता दिया जाए कि भाई पेबल मुझे पे करना है या जिसको मैं ऑर्डर कर दूं उसको पे करना है। A promissory note, bill of exchange or check is payable to order if either of the following two conditions are fulfilled, which is expressed to be so payable or which is expressed to be payable to a particular person, and does not contain the words which prohibit transfer or indicate an intention that it shall not be transferable. आसान अल्फाज में पेएबल टू और टू द ऑर्डर ऑफ अगर लिखा हो, पेएबल टू और टू द ऑर्डर लिखा हो कि भाई या तो इसको पे कर दो और टू द ऑर्डर, या जिसका कहा जाए कि इसको पे कर दो तो उसको पे कर दो, या तो इसी को पे कर दो या जिसका कहा जाए उसको पे कर दो, तो ये हो जाएगा पेएबल ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अब इसमें आपने कह दिया है कि भाई या तो इसको पे कर दो या जिसका कहा जाए उसको पे कर दो। अब जिसका कहा जाए उसको पे कर दो मतलब ये हुआ कि आपने चीज़ ओपन छोड़ी हुई है कि भाई ये चीज़ ट्रांसफ़र भी हो सकती है, और ट्रांसफ़र हुई तो आपको उस बंदे को पेमेंट करनी पड़ेगी। जब आप ये चाहते हो कि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफरेबल रहे तो फिर आप ये अल्फाज बीच में शामिल करते हैं, ये अल्फाज बीच में शामिल करते हैं ताकि ट्रांसफ़र जो है वो ओपन रह सके। फिर है बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट वो है जिसमें आपने कैद नहीं लगाई। अगर पेएबल टू और टू द ऑर्डर ऑफ और टू द बियरर, ये जो बियरर का लफ्ज़ फिर यूज़ करना ज़रूरी है कि जिसके पास भी पाया जाए, लेकिन फिर उसमें नुकसान ये है कि अगर वो चोरी हो जाए, वो चीज़ अगर चोरी हो जाए तो फिर प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि इवन चोर को भी प्रॉपर टाइटल ट्रांसफ़र हो जाएगा, बावजूद इसके कि उसने चोरी किया होगा या उसको ज़मीन पे गिरा पड़ा मिला होगा। चोरी नहीं भी किया, ज़मीन पे गिरा पड़ा मिल गया, अगर ज़मीन पे गिरा हुआ पड़ा मिल गया तो फिर भी वो उसका राइटफुल ओनर कहलाएगा। तो अ प्रॉमिसरी नोट or bill of exchange or check is payable to bearer if either of the following two conditions is fulfilled: expressed to be payable, to be so payable, or last endorsement must be an endorsement in blank। तो या तो आपने बाकायदा तौर पे लफ्ज यूज कर लिया है तो फिर भी ठीक है, और अगर आपने बाकायदा तौर पे लफ्ज यूज नहीं किया लेकिन जो फाइनल जो आखिरी ट्रांसफर हुई है वो ट्रांसफर ब्लैंक में हुई है, अब इंस्ट्रूमेंट बियरर हो गया। अब जिसके पास भी वो होगा, क्योंकि किसी का नाम नहीं लिखा गया, तो अब वो जिसके पास भी होगा वो उसका हो गया, और उसको पेमेंट करनी और वो पेमेंट वसूल करनी उसके लिए हो जाएगी। और प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बियरर। ऐसा नहीं हो सकता कि वो शुरू से ही इनिशियली ही वो पेएबल टू बियरर बनाया जाए, और बिल ऑफ एक्सचेंज भी शुरू से ही पेएबल टू बियरर या पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड जो है वो बनाया नहीं जा सकता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि instruments payable on demand means the instrument in which no time for payment is mentioned. A check is always payable on demand. A promissory note or bill of exchange is payable on demand where it is expressed to be so, or it is expressed to be payable at sight,
और प्रेजेंटमेंट जमा करवाने को कहते हैं कि आपके सामने पेश किया गया और आपसे कहा गया कि भाई पेमेंट कर दें, तो उसको ऑन डिमांड कहेंगे। और जिसमें टाइम जो है वो स्पेसिफाई ना किया जाए। चेक्स जो होते हैं वो ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट की सबसे प्राइम एग्जांपल हैं, क्योंकि जो चेक्स होते हैं वो पेबल यानी पेबल ऑन डिमांड ही हुआ करते हैं, पेबल ऑन डिमांड ही होते हैं। जैसे ही आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक के सामने उनको प्रेजेंट करते हैं, उनको पेश करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई पेमेंट कर दी जाए मुझे, तो वो आपको उसकी पेमेंट कर देते हैं। और इसके ऊपर जो है वो ऑब्वियसली चेक के ऊपर कोई टाइम उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ होता कि चेक जो है वो, ऑल्दो चेक्स भी टाइम बार हो जाते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन चेक के ऊपर बाकायदा तौर पे कुछ मेंशन नहीं होता कि इसकी पेमेंट जो है वो कब होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो टाइम इंस्ट्रूमेंट आज की हमारी डिस्कशन का जो है वो सेकेंड लास्ट पार्ट है। टाइम इंस्ट्रूमेंट्स वो हैं कि एनी इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर अ फिक्स टाइम और ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इज कॉल्ड अ टाइम इंस्ट्रूमेंट। डेट और उसके साथ जो स्पेसिफाई करके फलां दिन ही पे करना है आपने, और उसकी आज जो है वो पता नहीं कौन सी जनवरी है, सपोज 25 जनवरी को आपने इसको पे करना आपको पड़ेगा, तो फिर 25 जनवरी जो क्योंकि लिखी हुई है उसके ऊपर, तो 25 जनवरी को पेमेंट उसकी हो जाएगी। और लास्टली जो है वो बिल्कुल जो बात है वो मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो मैच्योरिटी मींस हमने ये बात की हुई है कि डेट ऑफ पेमेंट को कहते हैं, ड्यू डेट को कहते हैं या डेट ऑफ पेमेंट को कहेंगे। और an instrument payable on demand or at sight, such as a check becomes payable immediately on the date of issue। वो तो फौरन ही जो है वो पेबल हो जाएगा, जैसे ही जो है वो ऑन डिमांड है या एट साइट है, तो जैसे ही आपने उसको पेश किया तो वो इट विल बिकम पेबल जैसे ही वो चीज़ प्रेजेंट की गई। और एवरी promissory note or bill of exchange expressed to be payable on a specified date or at a certain period after date or at a certain period after happening of a certain event matures on third day after the day on which it is expressed to be payable, that is a grace period of 3 days is allowed। ये बात भी मैं आपसे कर चुका हूँ कि पेबल ऑन डिमांड के अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दे बिकम पेबल 3 दिन गुजरने के बाद, जो कि भी उसकी मैच्योरिटी डेट हुआ करती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। सर जब वो पेबल होने के लिए एक्सप्रेस होता है उसके 3 एडिशनल डेज के बाद, या वो डे भी काउंट होता है उन 3 डेज में? 3 एडिशनल डेज के बाद। ओके सर।